ओके जी। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हफ्ता मुगल की जानब से अपने तमाम नाजरीन और आज के प्रोग्राम के शरीक मेहमानों को खुशामदीद। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानब से मुनक्किद किया गया है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें कवर करता है। आज हमारी डिस्कशन का मौजू है द ईयर 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट एंड पाकिस्तानी माइनॉरिटीज। और आज हमारा पैनल एक ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जिनका नाम इंसानी हकूक़ की शनाख्त के तौर पर जाना जाता है। वो तमाम इंसानी, मुआशरती और सियासी तब्दीली के लिए एक तवील अरसे से मैदान अमल में मसरूफ़ हैं। हम आज का प्रोग्राम रेवरेंड फादर ऑर्लैंड हरीडिया के नाम कर रहे हैं। आज उनकी कहानत को 63 ईयर्स हो चुके हैं। हम उन्हें उनकी कहानत के मौका पर, कहानत की सालगिरह के मौका पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। फादर ऑर्लैंड हरीडिया कैथलिक डायसिस कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। फादर ऑर्लैंड हरीडिया उन पहले चंद नामों में शुमार होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने 1972 में कराची में अदारा अमन इंसाफ की बुनियाद रखी, जिसका बुनियादी काम इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, कच्ची आबादियों में मजदूरों को मुनज़्ज़म करना और मजदूरों के हकूक़ के लिए बात करना। उनकी इंसानी हकूक़ के लिए खिदमात की वजह से जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उन्हें 1988 में वो इलेक्टेड मेंबर बने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेंट्रल कमेटी के। और लोगों को इकट्ठा करने के हवाले से, गरीब लोगों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से जो पाकिस्तान में कोई पहली किताब अगर उर्दू में लिखी गई तो वो उन्होंने लिखी थी ऑर्गेनाइजिंग पीपल, और वो उर्दू में थी लोक तंजीम साजी। लेकिन अफसोस के साथ फादर आर्नल्ड हरीडिया को अपने इंसानी हकूक़ के कामों की वजह से 2001 में मुल्क छोड़ना पड़ा और आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। किसी ने कहा था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बाद आने वाली नस्लों को भी एक ऐसी ही दुनिया मिले जहां तमाम इंसानों को बराबर ना समझा जाता हो। लिहाजा एक बेहतर दुनिया की तख्लीक के लिए हर फर्द को अपनी अपनी जगह पर इंसानी हकूक़, इंसाफ, बराबरी और अमन के लिए शोर मचाना होगा ताकि हमारी आवाज़ को सुना जाए। लिहाजा आज की नशिस्त इंसानी हकूक़ के और बराबरी के लिए पहले से मौजूद आवाज़ों का साथ देने की एक कोशिश है। इंसानी हकूक़ की किसी भी खिलाफ वर्जी के अगेंस्ट अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है मेक योर वॉइस हर्ड, क्योंकि हर इनफरादी आवाज़ बहुत अहम है। सो लेट्स रेज आवर वॉइसेस। आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारी साथी एस्टर दास करेंगी। आप एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ की कारकुन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में एकेडमिक इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। आपका मानना है कि उनका मसीह फेथ उनकी तहरीक का मरकज़ है और वो समझते हैं कि तालीम तब्दीली का एक अहम तरीन ज़रिया है। वो इंसानी बराबरी पर यकीन रखती हैं और एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब देखती हैं जहाँ पे तमाम इंसान बगैर किसी मजहबी या सनफी तफरीक के बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। हम उनका
शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेदारी कबूल की। अब उनसे गुजारिश है कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू एस्टर। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। अभी हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एंड आई एम ग्रेटली ऑनर्ड। बहुत ही एजाज़ की बात है कि हमारे साथ वो लोग हैं जिनकी इंसानी हकूक़ के लिए जद्दोजहद जो है वो सालों पर मुहित है। तो मैं फ़र्दन उनका तारुफ़ करवाऊँगी। सबसे पहले हमारे साथ यूरोप से वॉटसन गिल साहब हैं, जो इंसानी और सियासी हकूक़ की आलमी जद्दोजहद के सरगर्म रुकन है। मैं कहूँगी आलमी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से अपना सफ़र शुरू किया और फिर करीबन 15 साल से वो यूरोप में इंतहाई सरगर्म हैं इस सिलसिले में कि वो और ख़ास तौर पर उनका एक ख़ास पहचान रही है कि यूरोप में जब कभी एक पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरा ऑर्गेनाइज़ किया गया है ह्यूमन राइट्स या रिलीजियस राइट्स के हवाले से, तो वॉटसन गिल साहब का नाम उसमें बहुत मोतबर ठहरा है। उसके बाद हमारे साथ सलीम सिल्वेस्टर साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है और ना सिर्फ ये मजहबी शिद्दत पसंदी के खिलाफ कई सालों से मुतहरिक हैं, उससे नुबर्द आज़मा हैं, बल्कि इसी कश्मकश में उन्होंने कई घाव अपनी ज़ात पर सहे हैं। 1982 में जब ज़ियाउल हक ने इंसानी हकूक़ की पुकार बुलंद करने की पादाश में 30 अफराद के खिलाफ उन्होंने दावा दायर किया था, उनमें से एक आप भी थे। और फिलवक्त वो सिसिल और आइरिस फाउंडेशन, सिसिल एंड आइरिस फाउंडेशन में बतौर एडवोकेट लीगल एड इंचार्ज के अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर इमानुएल रफ़ाइल साहब भी हैं। प्रोफेसर साहब बड़े अरसे तक सिंध यूनिवर्सिटी में बतौर मुअल्लिम शोबा नफ्सियात के साथ मुंसलिक रहे हैं और अभी वो अपनी इस खिदमत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट की जिसका नाम है रहबर द एडवाइज़र। वो उसके फाउंडिंग मेंबर भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। इस फाउंडेशन के ज़रिए वो पाकिस्तान और के जो दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं और इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि वो आला तालीम के लिए दुनिया के माने हुए इंस्टीट्यूशंस में आ सके, उनको उनके लिए राह हमवार करने के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज और स्कॉलरशिप की पॉसिबिलिटीज़ के लिए कंसल्टेंसी फराहम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे साथ क्रिस्टीना पीटर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ख़वातीन के हकूक़ और समाजी फलाह बहबूद के हवाले से उनकी जद्दोजहद गुज़श्ता 25 साल पर मुहित है और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अवार्ड पाकिस्तान की, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है टू सपोर्ट ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, और ये फैसलाबाद में इसका सिटाडेल है, वहाँ से ये काम करते हैं। और उसके साथ ही अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी क्रिस्टीना एक कामयाब शख्सियत की हामिल है। उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करने के बाद अपने कारोबारी सफ़र का भी आगाज़ किया, लेकिन उसको भी उन्होंने मर्ज किया है अपनी ह्यूमन राइट एक्टिविज़म के साथ, और वो पिछले 26 सालों से अनमोल हैंडीक्राफ्ट्स, जो एक सोशल एंटरप्राइज़ है, उसके साथ मुंसलिक हैं। तो मैं अपने सारे मेहमानों को बहुत खुशामदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में, और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक सवाल जो जेनेरिक क्वेश्चन है, और हम फॉलो करेंगे इसी तरतीब को जिससे हमने तारुफ करवाया है। तो हम वॉटसन गिल साहब के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर सलीम सिल्वेस्टर साहब के साथ। सो एक ही सवाल है और वो ये है कि आपका मुशाहिदा क्या कहता है, अगर हम 1974 से लेके अब तक का जायजा लें पाकिस्तान का, तो हमारा समाजी और माशरती ताना बाना जो है वो क्या तब्दील हुआ है? तब्दील हुआ है तो बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है? इज इट चेंजिंग फॉर द बेटर और फॉर वर्स? वॉटसन गिल साहब। खुदावंद की सलाम जी आप सबके साथ। और सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आफ्ताब भाई आपका, एस्टर आपका, और मैं शुक्रिया की एक और वजह भी है कि इतने अहम मेहमानों के बीच में मैं बैठा हूँ, फख्र महसूस कर रहा हूँ,
क्योंकि जैसा आपने तारुफ कराया, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारी कम्युनिटी में ये बड़े बड़े नाम हैं, और मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ। फादर आर्नल्ड के हवाले से आपने बताया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि वो तो मुझे नहीं जानते होंगे, शायद एक दो दफ़ा मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है। मंजूर मसीह वाली केस में हमने कराची में प्रोटेस्ट किया था, भूख हड़ताल की थी, और उस वक्त उसके बाद फिर अदार अमन साहब के जो दोस्त हैं मेरे, अपना एडवन फॉस्टर थे और एक और दोस्त थे, हमने मिलके फिर प्रोटेस्ट किया था। बाद में फिर जब मैं यहाँ आ गया तो उनको कत्ल कर दिया गया। तो वो फिर एक बड़ा अजीब सूरत हाल थी, जिसका कि हमें दुख है कि जो लोग हमारे अपनी कौम के लिए आवाज बुलंद करते हैं या अपने आप को सामने लाते हैं, उनके लिए फिर रहना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अर्नेस्ट की बात कर रहा था मैं। तो ये सूरत हाल है। फिर चले मुबारकबाद पेश करते हैं फादर आर्नल्ड को। उनके साथ जो मेरी मुलाकात हुई थी, फादर रिचर्ड मुझे लेके गए थे, क्योंकि हमारे लिए भी कुछ मुश्किल हो गई थी, तो हमें जरूरत पड़ गई थी अदार अमन साहब की। तो ये सूरत हाल थी। आपने जो सवाल किया है वो सवाल बहुत अहम है, और मैं इसको इस तरीके से लूंगा कि ये बदकिस्मती हमारी कि हम आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान में अकलियतें जो है। अगर आप देखें 1970 के इंतखाबात के हवाले से मैं अक्सर ये बात करता हूँ, तो वहां पर 206 कौमी असम्बली में 206 यानी लोग जो हैं या पार्लियामेंट मेंबर्स जो थे वो बैठते थे, जिनमें 10 सीटें जो थी वो अकलियतों के लिए थी, जिनमें हमारे 4 मसीह थे, 4 हिंदू होते थे, 2 और, तो 10 होती थी। आपको 40 साल के बाद, 40-50 साल के बाद भी वही सूरत हाल नजर आती आज भी, जबकि 360 के क्रॉस कर गई है हमारी पार्लियामेंट में जो नुमाइंदगी है, लेकिन मसीहों के हवाले से आपको आज भी उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती, जबकि हमारी आबादी जो है वो वैसे ही बढ़ रही है। लेकिन जो हमारे साथ जो तफरीक है हुकूमत की तरफ से, उसमें बल्कि ज्यादा इजाफा हुआ, और हमारे हालात उस वक्त जो थे उससे आज कई 2-3 गुना ज्यादा बुरे हैं। तो मैं इसको ये कहूंगा कि ये इंतहाई शर्मनाक है। इससे हमारे अपने मुल्क की बदनामी है, क्योंकि जब हम यूरोप में या पाकिस्तान से बाहर प्रोटेस्ट करते हैं तो हमसे एक सवाल पूछा जाता है या तोहमत लगाई जाती है कि हम शायद पाकिस्तान के नाम को खराब करते हैं, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम जो है वो खुद अपना दुश्मन है। तो ये बड़ी एक मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा निजाम नहीं बना, कोई कॉम्प्रहेंसिव प्लानिंग नहीं है कि जो अकलियतों को उनके हकूक की तरफ लेके जाया जाए, और उन लोगों के साथ कोई बराबरी के तो दूर की बात है, बराबरी का दूर की बात है, वो कुछ ना कुछ तो उनको दें, लेकिन ऐसा नहीं। तो मैं इसके लिए मायूस हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू। जो जैसे आपने कहा है कि कोई ऐसा निज़ाम नहीं, और एक्चुअली हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो तो कहते भी हैं, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो ही ऑलवेज़ रेफर बैक टू, जी मैं जो इस्लामोफोबिया यूरोप में उससे भी वाकिफ़ हूँ। भई आप 2 मामलों को आप एक ही अदसे के रोशनी में नहीं देख सकते। तो सलीम सिल्वेस्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपका इसके बारे में ख़्याल है, जो इतने साल में गुजरे, या तो जब सकूत ढाका के बाद से या उससे पहले से भी, जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहें, आपका मुशाहिदा क्या कहता है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। पाकिस्तान में ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारे साथ यकसा सलूक नहीं किया जाता रहा, और शायद इसकी वजह ये भी होगी कि हमारे जो मजहबी या सियासी रहनुमा थे वो सही तरीके से हमारी नुमाइंदगी नहीं कर पाए। हमारी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की सूरत हाल मेरे ख्याल में 1974 से जो है वो खराब होनी शुरू हुई, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने, जिसका हम सारे कहते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा आइन 1973 का आइन दिया, उन्होंने इस आइन में हमें हमारी शहरियत को मशकूक बना दिया। और इस आइन में जो सबसे अजीब बात थी कि उन्होंने इसमें रियासत का मजहब मुकर्रर कर दिया, और इसमें 1973 के आइन में उन्होंने वाज़ेह तौर पर उसके प्रियम्बल में लिख दिया कि रियासत का मजहब इस्लाम होगा। और उसके बाद 1974 में जब उन्होंने कादियानियों को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया,
तो जो पाकिस्तान से आफ्ताब साहब की बड़ी स्ट्रगल रही इनके इलाके में उस दौर में, तो उस वक्त कादियानियों का कत्लेआम किया गया, उनकी जायदादें लूट ली गई। How sad. और उसके बाद जो था वो रफ्ता रफ्ता लोगों में मजहबी बुनियादों पर तफरीक पैदा होनी शुरू हो गई। 1977 में ज़ियाउल हक साहब आए और उन्होंने 1979 में इस्लामाइजेशन का नारा बुलंद किया Mhm. और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मैं इस्लामी बुनियादों पर चलाऊंगा और कुरान और सुन्ना जो है वो सुप्रीम लॉज होंगे। तो उसके बाद जो थी सूरत हाल मजीद खराब। उन्होंने जो था मेरे ख्याल में, मेरा मुशाहिदा यही है कि 1979 के बाद जो फनेटिक्स थे, जो मजहबी जुनूनियत थी, वो लोगों में बढ़ती चली गई और उसकी वजह जो थी वो ये थी कि उसमें उस दौर में ऑर्डिनेंसेस के जरिए, मार्शल ऑर्डिनेंसेस के जरिए, रेगुलेशन के जरिए बहुत से जो थे इम्तियाजी कानून जो थे कवानीन मुतारफ करवाए गए और जिनमें मेरे ख्याल में जो 295 बी और सी जो थे वो सबसे ज्यादा खौफनाक थे। हमें यही कहते रहे वो कि ये कादियानियों के लिए बनाए गए, लेकिन उसके बाद जो सबसे पहला शिकार हुआ इस कानून का वो मसीही थे। रावलपिंडी के 3 मसीही, जिनमें खातून भी थी, और उनका मकान जो था वो कॉर्नर प्लॉट था लाल कुर्ती में, बड़ी कीमती जगह थी उस वक्त कैंट एरिया में। Mhm. तो उस पर कब्जा करने के लिए उस औरत पर, उसके खावंद पर, उसके एक अजीज पर 295 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। Mhm. 18 माह के बाद वो लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से बरी हो गए, लेकिन वो मकान अपने में नहीं जा सके और उस मकान पे आज तक कब्जा है। उस दौर में जो था हमने इस पे काम करना शुरू किया, हमारे साथ दोस्तों के साथ मिलकर मुकला के उनके हौसला अफजाई के लिए अदालतों में जाते थे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और 1990 से लेकर 1994 तक 7 मसीही जो थे वो इस कानून के तहत कत्ल कर दिए गए। सबसे पहले जो था वो फैसलाबाद से ही हमारे साथ जी। है, फैसलाबाद से नेमत आमर को दिन दिहाड़े ईडीओ ऑफिस में कत्ल किया गया और कातल को थाने में बड़ी पजीराई मिली। उसके बाद जो था वो एक सिलसिला शुरू हो गया और 7 लोग 4 साल में कत्ल हुए। आखिरी मंजूर मसीह जो कत्ल हुआ 1994 में, तो उस पर खासा जो था वो हंगामा रहा कि लाहौर में बड़ा जुलूस निकाला गया और बहुत सी बातें हुई, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं Mhm. और इस पे ये चलता रहा। इसके साथ साथ ज़ियाउल हक ने जो खदूत ऑर्डिनेंस जारी किया, मुतारफ करवाया, उसमें खवातीन के लिए बड़ी खवातीन का मुश्किलात बिल्कुल। पैदा कर दी, Mhm. बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हुई और खवातीन को जो था अगर उनके साथ ज्यादती होती है, वो किसी भी हौसला अफजाई से किसी एनजीओ के साथ या कोई उन्हें थाने ले जाता हो, जाके दरखास्त देती, तो उन्हें पहले पकड़ लिया जाता था क्योंकि उन्होंने तहरीरी दरखास्त दी होती थी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ Mhm. और फिर उसे कहा जाता है साबित करे इसे। हम्म। तो ये इंतहाई नामुनासिब कानून उन्होंने मुतारफ करवाया जी। और उसके बाद आगे एक और कानून उन्होंने मुतारफ करवा दिया ऑर्डिनेंसेस के जरिए हम्म। कि, और मुझे उसमें मतलब शर्म आती कि हमारे नुमाइंदे उसमें उस दौर में 1985 में हमारे 4 नुमाइंदे उसमें शामिल रहे उस कानून साजी में। और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसका अपने लोगों से नाता खत्म हो जाता ऑटोमेटिकली। उसके अगर वो शादीशुदा तो खामन से खत्म हो गया या बीवी से खत्म हो गया, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसके माँ बाप से रिश्ता खत्म हो गया। और उसमें ये था कि ये ज्यादातर जो हमारी छोटी बच्चियां थी, आज भी हो रहा है, उस जी, दौर में जो बिल्कुल। आज सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रही चीजें, तो जी। ये जो है छोटी बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है और दूसरे दिन तीसरे दिन जाके थाने में सर्टिफिकेट पेश कर दे कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो सर और फिर आपके शादी का कहने का सर्टिफिकेट। अगर मैं मतलब समझूं तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है वो 1970 के बाद से
खराब होना शुरू बहुत हुई और बहुत उसके ज्यादा। बाद और इतनी एक्सपोज नहीं होती थी, तो आजकल जो कुछ हो रहा है वो असल में हकीकत का आईनादार है, उससे कुछ बढ़कर नहीं है, कोई चीजें एस्केलेट नहीं की, लेकिन जरा उनका पता ज्यादा चल रहा है। इज दैट सो? बिल्कुल बिल्कुल पता चला, लेकिन इसमें शिद्दत भी आ गई है। शिद्दत भी आ आप गई देखें, दोनों तरीके आप से। ओके। दोनों तरीके से अब ये शिद्दत बढ़ती जा रही है। बदकिस्मती ये है कि हमारे वजीर आजम साहब जो है वो बाहर के मुल्कों की मिसालें देती है कि वहां ऐसे, अगर यहाँ पे तो क्या मसला है। नहीं, हमें वो अपने मदीना मुल्क की को भी देखना देते है। हैं मिसालें। मदीने की वो गलत मिसालें देते हैं, उन्हें जी, पता नहीं। नहीं वो भी बाहर का ही मुल्क है ना, हाँ जी। पाकिस्तान की तो लेकिन कोई हाँ, नहीं देते हो। तो ये जो चीजें हैं कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जो 1970 में पाकिस्तान में सूरत हाल, जी। क्योंकि 1970 में मैं उस वक्त जवान था, पढ़ता था, तो उस वक्त हमें पता नहीं था कि मजहबी मुनाफरत क्या होती है, मजहब में दूरी का। अब हर बच्चे को, ये मैं अभी सेंट एंथनी में पढ़ाता रहा हूँ, मैंने 20 साल वहां पढ़ाया है। जी। तो वहां पे बच्चे जो थे, हमारे जो स्टूडेंट थे, वो हमसे उल्टे सीधे सवाल कर देते थे और फिर उस पर हमें धमकियां भी देते थे। तो ये चीजें जो थी बढ़ गई, बच्चों में आ गई, बच्चों ओके। को सिखाया गया, अब सिखाया जी। जाता है। और अभी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, सीसल एंड हारिस चौधरी फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ, जहानाबाद में एक छोटा सा स्कूल हमने बनाया हुआ है, और ये उन बच्चों, उस क्लास के लिए जो वर्किंग, ये जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, क्योंकि डोमेस्टिक सर्वेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, वो अपने बच्चों जी। को साथ ले जाती है। चंद मुसलमान भी हमारे पास बच्चे आए, हमने उन्हें वेलकम किया कि हम पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो। लेकिन चंद दिन के बाद उनके पेरेंट्स ने कहा कि आपने यहाँ पे स्लीव लगाई हुई है और आप हमारे बच्चों को सुबह जो है गुड मॉर्निंग सिखाते हैं, तो ये इस्लाम के मुनाफी है, हम आपका स्कूल बंद करवा दें। तो स्कूल तो नहीं बंद करवा सके, लेकिन वो चले गए छोड़। तो ये मेरे ख्याल में अब बड़ों से छोटों में मुंतकिल हो गई और ये तो शिद्दत बढ़ इसका रही मतलब है कि हौसला जो है। है वो बढ़ गया है, इट इज बीइंग एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म ऑफ द सोसाइटी। इसको हम सोच रहे हैं कि ये अमूमी रवैया हो गया हमारे, ये कोई अचंभे की बात नहीं रही है। एग्जैक्टली यही बात है। लाहौर जैसे सर, मैं शहर में आपके अगर पास एक दोबारा आती हूँ। जी मैं प्रोफेसर साहब के पास जाना चाहूंगी, प्रोफेसर ठीक है। रिफाइल साहब। मुझे आप बताएं सर, आप नफ्सियात के उस्ताद हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से, जो हमें सलीम सिल्वेस्टर साहब ने बताया है कि वी आर इन डिग्रेशन, लाइक हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, डिग्रेस कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए अवामल हो सकते हैं आपके ख्याल में? आप क्या देखते हैं? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच आस्था जी, थैंक यू वेरी मच आफ्ताब साहब, और तमाम दोस्त जो मेहमान हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम। और आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम के लिए। मुझसे पहले वाटसन साहब ने और सिल्वेस्टर साहब ने काफ़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है, तो मेरा ख्याल है कि जो गुफ्तगू कर चुके हैं हम उसको छोड़कर कुछ और इफेक्ट्स पे जो मिस आर्थर ने मुझे कहा है कि, सॉरी ऑस्टर ने मुझे कहा है, तो उस पर मैं थोड़ा सा अपनी राय देने की कोशिश करूंगा। देखिए जी, ये जिस मुल्क और जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, असल की तो उसकी बुनियाद ही टेढ़ी ईंट से पड़ी है। पाकिस्तान का मतलब कि अल्लाह ला इल्लल्लाह, बट ठीक है, ये पाकिस्तान की वो नारे थे जो 1947 से पहले बने थे, ठीक है। पाकिस्तान जिस उजलत में बना, पाकिस्तान जिस अफरा तफरी में बना है, ठीक है, उसकी जो गलतियां हुई हैं उसका खुमियाजा तो खुद मुसलमान भी भुगत रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान बनने की वजह वो ग्रेट गेम था जिसकी बुनियाद आज से 300 साल पहले पड़ी थी। ये जंग थी मगरबी यूरोप और मशरकी यूरोप की, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन की, ठीक है, जिसका एक हिस्सा इंडिया पे कब्जा करना था और उस रशिया इंडिया पे कब्जा करना चाहता था और इंग्लैंड इंडिया को बचाना चाहता था। ये 300 साल पुरानी कहानी है। चले छोड़े उसको, आगे चलते हैं। जब पाकिस्तान बन गया तो सबसे बड़ा ब्लंडर जो हुआ है खुद हमारे अपने लोगों ने किया है। हमारे वो 3-4 सियासी रहनुमा जो थे जिन्होंने कायदे आजम के
कहने पर अनकंडीशनल वोट दिए थे, क्या उनके पास कोई ऐसी दस्तावेज थी जिससे साबित हो सकता कि मुस्लिम लीग और कायदे आजम ने हम मजहबी अकलियतों को कोई प्रोटेक्शन दी है? कोई है हमारे पास दस्तावेज, कोई कागजी डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास? एक 1952 में 2-3 काम हुए, यानी कायदे आजम के मरने के 3-4 साल बाद। एक तो करारदाद मकासद बनी जो लियाकत अली ने असेंबली में पास करवाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एग्जैक्टली। ठीक है, जिसके बाद हम 2 नंबर के शहरी बन गए थे, गैर मुस्लिम, नंबर 1। नंबर 2, वो तमाम फाउंडर जो पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल थे, एसपी संगा साहब और गिब्सन साहब और अपना एक और साहब थे, मैं उनका नाम भूल गया, और जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल साहब जो थे वो पहले वजीर कानून और स्पीकर असेंबली थे, ठीक है। कायदे आजम से पहले स्पीकर की जो सीट पे जोगिंदर नाथ मंडल बैठे थे और उन्होंने कायदे आजम को दावत दी थी। जोगिंदर नाथ मंडल को असेंबली के अंदर गद्दार और मशकूक करार दे दिया गया था, ठीक है। तो यानी हालत ये थी कि वो जिस ऑफिस में बैठता था उस ऑफिस में उसकी कोई सुनने वाला, क्लर्क नहीं सुनने वाला था। तो नतीजन ये कि उसने इस मुल्क से भागकर जान छुड़ाई। फिर आपके तमाम सियासतदान जो क्रिश्चियन थे, उनमें से किसी की औलाद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो भी 1970 आने से पहले पहले ये सब लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके थे, ठीक है। उसके बाद 1974 में भुट्टो साहब ने आकर हमारे पैरों के अंदर से जमीन भी खींच ली और जियाउल हक साहब ने हमारे सर पे तलवार भी रख दी, ठीक है। क्योंकि जो इस्लाम भुट्टो ने नारा लगाया था उसको मुकम्मल पाकिस्तान को कलमा जो पढ़ाया था इस्लाम का, वो जियाउल हक ने पढ़ाया था। उससे पहले पाकिस्तान जो था सेकुलर था वगैरह वगैरह, लेकिन बाकायदा मतलब उसको कलमा पढ़ाकर और पक्का मुसलमान जो जियाउल हक ने बनाया था। तो ये तो होगी ये उनकी अपनी मजबूरियां, ठीक है। सर सेकुलर तो नहीं फिर कह सकते ना, जो आपने तारीख अभी बयान की है उसके हिसाब से तो लोगों को पाकिस्तान बनने के बाद एक साल बाद वजीरों को भी पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा था बिकॉज दे वर नॉट एक्सेप्टेड इन द कंट्री ऑफ देयर चॉइस। पाकिस्तान कभी भी सेकुलर नहीं था, रोज अव्वल से ही सेकुलर नहीं था। जो कहता है कि वो सेकुलर पाकिस्तान था तो वो झूठ बोलता है, ठीक है। सेकुलर इंडिया था जहां दलित भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना है, जहां मुसलमान भी प्रेसिडेंट बने हैं कई बार, जहां क्रिश्चियन भी प्रेसिडेंट बने हैं, जहां सिख भी, वो सेकुलर है। हम सेकुलर कभी भी नहीं थे, रोज अव्वल से नहीं थे, ठीक है। चले अब आते हैं दूसरी एक और तरफ। कुछ गलतियां हमारी भी है। हम ये पाकिस्तान कह ले या दुनिया कह ले, दुनिया एक जंगल है। यहाँ हर शिकारी अपने शिकार की तलाश में रहता है। शिकार ने तो शिकार करना ही करना है, लेकिन जो शिकारी ने तो शिकार करना है, नहीं शिकार की क्या यानी किरदार है कि शिकार जाकर उसके आगे लेट जाया करे। हाँ, वो कहते हैं जो करना फिर शेयर नहीं करना, जो शेयर नहीं करना। तो हमारा मसला ये था कि हमारे वो करता धरता, सबसे पहले तो हमारे वो जो सियासतदान है जो पाकिस्तान बनने से पहले जिन्होंने बगैर अनकंडीशनल, क्या मुसलमानों की तारीख हमारे सियासतदानों ने नहीं पढ़ी थी कि औरंगजेब जो अपने भाइयों का, अपने सगे बाप का नहीं हो सका, वो ही मुसलमानों की बाकियात हमारे लिए कैसे बेहतर हो सकती है, ठीक है। जिन मुसलमान हुकूमतों ने अपने बाप, भाई, रिश्तेदारों, बहनों को इक्तदार के लालच में गर्दनें उड़ाई हैं, वो हमारे लिए भले कैसे हो सकते हैं? तारीख में से आप सोच कर कुछ काम करें। सर आपके ख्याल में फिर क्या सेकुलरिज्म इज द आंसर? डू यू थिंक सेकुलरिज्म इज द आंसर? बिकॉज इफ वी से दैट, तो हम जो यूरोप में बैठे हैं, हम एक ऐसे निजाम की पैदावार हैं जिसकी बुनियाद बाइबल पर है मोर और लेस। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक जगह पर मजहब को फॉलो करना और उसके मुताबिक बनाना ठीक है? इज सेकुलरिज्म द आंसर? सो इस बात पे जी देखिए, सेकुलरिज्म बड़ी कामयाबी के साथ यही मुसलमान, दूसरों को छोड़े ना,
यही पाकिस्तानी मुसलमान यूरोप में आके सेकुलरिज्म मांग रहे हैं, इंडिया में सेकुलरिज्म मांग रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में ये आके सेकुलरिज्म मांगते हैं, लेकिन अपने मुल्कों में इनको इस्लामी शरिया याद आ जाती है। यहाँ भी आ रही सर, शरिया यहाँ कोड बनाने की बड़ी कोशिश हो रही। ठीक सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हम चलेंगे सिस्टर क्रिस्टीना की तरफ। सिस्टर क्रिस्टीना, आप क्या सोचती हैं? आप इतने साल से आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, और सलीम सिल्वेस्टर साहब ने जिक्र भी किया है हदूद ऑर्डिनेंस का, और कैसे खवातीन का की सारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको मलिया मेट कर दिया गया था इस कानून के तहत, और उनको बिल्कुल उनके जो इंसानी हकूक से महरूम कर दिया गया उनको। क्या आप की सारी ऑब्जर्वेशन कहती है, जितने साल से आप इसमें काम कर रही हैं, चीजें बेहतर हुई हैं, बदतर हुई हैं, क्या, या फिर क्या अनासर थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया? ओवर टू यू सिस्टर। You need to unmute yourself, please. जी जी, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा थैंक यू मुझे इस पैनल में लेने का, और बहुत थैंक यू आफ्ताब मुगल साहब आपका और एस्टर दास आपका, और फादर ऑर्नल्ड रिडिया को बहुत ज्यादा मुबारकबाद आज उनकी इस उनके बड़े दिन के मौके पे। मैं यहाँ बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आफ्ताब साहब को, जो कि बहुत ज्यादा उनकी नजर है जो डिफरेंट इश्यूज मुल्क में हो रहे हैं, और हमेशा उस पर वो एक फोरम या चीजें करते हैं। तो आफ्ताब साहब, आपके लिए एक शेर मुझे एक बड़ा अच्छा लगा था, तो मैं सुनाना चाहूंगी आपको। इरशाद। मैंने कहा थोड़ा सा मजा इसको कुछ और रंग दे, कि खोल यूं मुट्ठी को एक जुगनू ना निकले हाथ से, खोल यूं मुट्ठी को एक जुगनू ना निकले हाथ से, आंख को ऐसे झपक लम्हा कोई ओझल ना हो, वाह। पहली सीढ़ी पर कदम रख आखिरी सीढ़ी पे आंख, पहली सीढ़ी पर कदम रख आखिरी सीढ़ी पे आंख, मंजिलों की जुस्तजू में रायगा कोई पल ना हो। वाह, बहुत खूबसूरत जी। मंजिलों की जुस्तजू में रायगा कोई पल ना हो, हम लोग भी अपनी मंजिल की तलाश में। मैं इसको इस तनाजुर में देख रही हूँ कि अभी जबकि यूएनओ ने 2021 को जो है वो पीस एंड ट्रस्ट का इंटरनेशनल ईयर जो है वो मुकर्रर किया है। इस हवाले से अभी नई पॉलिसीज बनेंगी, नई चीजें होंगी, और उसके क्या हम पे असरात होते हैं पाकिस्तान पे, और फिर माइनॉरिटीज पे, और फिर माइनॉरिटी खवातीन पे, ये आगे चल के एक और लंबी चीज होगी जिसको के बाद में नापा जाएगा। इसी तरह से पापाए आजम ने भी इस साल को 2021 को ईयर ऑफ पीस एंड केयर का साल जो है वो करार दिया है। इसका मतलब है कि पीस की कितनी ज्यादा जरूरत जो है वो अब हमारी जो है वो बढ़ चुकी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जबकि हम इतने बड़े एक ये कोविड-19 के उससे गुजरे हैं, तो और ज्यादा अब इंसानियत की कदर की जरूरत है, जो मैं समझती हूँ। जहां तक है 1974 के बाद क्या ये ताना बाना बुना गया और उसके हम पे क्या असरात हैं, या अभी जैसे आपने हदूद ऑर्डिनेंस की बात की है, तो मैं ये समझती हूँ कि 1974 के बाद एक एंगल था जिस पे सर सिल्वेस्टर ने और प्रोफेसर साहब ने बात की है। दूसरा एंगल ये है कि जब हमारे 1974 में जब हमारे 1973 के बाद स्कूल जो थे वो नेशनलाइज्ड हुए, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए अलमिया था, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन थे वो तालीम के लिए वो बहुत ज्यादा उनका एक नाम था मुल्क में, तालीमी तरक्की के लिए या एजुकेशन की प्रमोशन में और एक स्टैंडर्ड एजुकेशन देने में उनका एक बड़ा नाम था। लेकिन जब ये हमारे स्कूल कौमी आए गए तो उसके बाद जो था वो एक किस्म के हमारे अदारे टूट गए, हमारा ट्रस्ट जो था वो हुकूमत पे कम पड़ गया, हमारे लोग बेरोजगार हो गए, हमारा तालीमी निजाम जो था वो मुतासर हुआ, हमारे बच्चे स्कूलों से आउट हो गए और हम फिर एक बहुत पीछे को हमारी जो कम्युनिटी पीछे गई। उसके असरात ये पड़े कि हम सोशियो इकोनॉमिक तौर पे हम लोग बहुत बैकग्राउंड में चले गए, और जब हम बहुत मीनियल जॉब्स में गए तो हमसे तासुब जो था वो ज्यादा आ गया,
हमें वो दूसरी लाइन में बिठा दिया गया और वो तअस्सुब के असरात आज तक भी बाकी हैं। जो रही सही कसर थी वो जब ज़ियाउल हक साहब आए और उन्होंने जो अपने नए कवानीन मुतारफ कराए और सारा इस्लामाइजेशन उन्होंने की, तो बाकी रही सही कसर जो थी वो उस वक्त पूरी हो गई। तो उसके जो थे, जैसे जॉइंट इलेक्टोरेट आया तो हम बिल्कुल एक अलग से हो गए, हम मेन स्ट्रीम से कट गए। ठीक है, ये तब से ये जो बीज बोए गए हैं ये एक बड़ा तनावर दरख्त बन गया है जब अपने फल दे रहा है। ये रोज रोज ये जो नासूर फूट रहे हैं और ये जगह जगह से ये कैंसर के वो हो रहे हैं, तो ये दरअसल ये तबके लगाए हुए हैं जो अब एक पूरी कम्युनिटी में और हमारे उसमें फैल गया। इसमें एक जो कसूर है वो हमारे निसाब का भी है, जो उसमें डिस्क्रिमिनेशन पाई गई, उसमें कहीं पे भी माइनॉरिटी का जो एक पॉजिटिव रोल था वो नहीं दिखाया गया। इवन के हमारी मेजॉरिटी को हमारी माइनॉरिटी की बहुत सारी चीजों का पता ही नहीं है। वो यानी उनको पता ही नहीं कि उन्होंने क्या कुर्बानियां दी हैं, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। और रही हदूद ऑर्डिनेंस की बात, तो वो तो खवातीन के लिए एक बहुत ही, मैं कहती हूँ कि वो स्याह दौर है, यानी जिसके लिए आप यानी समझ नहीं आती कि उसके लिए क्या अल्फाज हम लोग बोले। तो ये सारी चीजों हैं जिसने पीस को भी खराब किया, ट्रस्ट लेवल को भी गवर्नमेंट के ऊपर खराब किया, आपस में ट्रस्ट लोगों का लोगों के ऊपर कम हो गया। और फिर वो जो एक होती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग उस चीज को भूल गए। हम लोगों ने जो मेजॉरिटी थी उसने सारों को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया जी, ठीक है, और हमने जो डाइवर्सिटी थी उसको हमने देखा ही नहीं। तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो माइनॉरिटीज थी वो बिल्कुल साइडलाइन हो गई, बिल्कुल, और उससे उनकी बहुत सारी जो थी वो चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हुई। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहती हूँ कि वो तब हमारी आपस में जो समाजी राब्ते थे वो कम हो गए। वो जो पंचायत होती थी, वो जो जपाल होता था, वो जो मिलके बैठते थे, वो जो कभी मजहब के नाम पे नहीं, लोग वैसे ही देहातों में इकट्ठे बैठते थे, वो रवायत भी हमारी जो वो आहिस्ता का दम तोड़ती वो सारा वो था ना, देखिए आप आर्ट और म्यूजिक और फन और वो सारा तो फिर ज़िया ने खत्म ही कर दिया ना, ताकि लोग किसी मजहब के अलावा किसी एक चीज पे इकट्ठे ही ना हो सके। तो हमसे जो हमारी तो इससे ये हुआ कि इससे जो मजहबी मुनाफरत थी वो बढ़ गई, और जो ये हमारे जो मुआशरती सारी जो थी कल्चरल वैल्यूज जो चीजें इकदार थी हमारी अपनी सोशल, वो खत्म होती गई। लेकिन उसमें ये है कि उसके बाद से जब मैं भी उसका पार्ट रही हूँ 2001 के बाद से 2002 में, बल्कि ये स्टार्ट हुई थी ये समाजी हमांगी एक टर्म आई और मजहबी हमांगी, इस पे जो काम था ये शुरू हुआ। इस पे बहुत सारे जो लोग थे हमारे, उन्होंने बहुत सारे आगे टीओटीज की, लोगों को ट्रेंड किया, इस तरह लाइक माइंडेड लोग बैठे, उससे काफी ज्यादा जो था वो फर्क पड़ना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ बहुत सारे अदारों ने काम किया। फिर उसके बाद जैसे अभी 5% कोटा आया है और हमारे लोग जो है वो दोबारा से पोजीशंस में आए हैं। मैं कहती हूँ कि मसलों का हल जो है, जब तक हम बराबर के लेवल पे नहीं बैठेंगे हम बराबर की बात नहीं कर सकते। तो ये जो है इसको प्रमोट करना, यानी अगर हम कहें कि ये सारा कुछ बुरा है, वो तो है, लेकिन हमने उसमें से कुछ अच्छा ढूंढना है जी। उस अच्छे के लिए ना सिस्टर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, जो सेकंड राउंड है उसमें आपने अपने सारे प्रैक्टिकल सजेशन देने हैं। बट थैंक यू वेरी मच, आई एग्री 100% विद यू। और चूंकि मेरा भी लिखने लिखाने पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक है, किताबों से रिश्ता है, प्यार है, तो मैंने अपने सामने स्कूलों को देखा है कि जब वो नेशनलाइज हुए हैं और क्या हमारी जो, और मैं इस बारे में सोचती हूँ कि ना सिर्फ कि हमसे एक जरिया छीन लिया गया कि हम पढ़ लिख सकें और एक कौमी धारे में हम मतलब यूजफुल उसके लिए सिटीजन्स बन सकें, बल्कि हमारी एक जो मिशन था वो हमसे छीन लिया गया। ये पाकिस्तानी मसीहों का मिशन था, हेल्थ एंड एजुकेशन, जिससे हमें महरूम कर दिया गया। तो ये हमारा शख्सी नुकसान भी है, कौमी नुकसान भी है। अच्छा, मैं दोबारा से यही बात करते हुए मैं सर आपकी तरफ आना चाहूंगी। मैं सेकंड राउंड में हम स्टार्ट करेंगे सलीम सिल्वेस्टर साहब से। सर आपने बात की थी, तो जब आपने कहा ना कि हमारे खिलाफ, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, लेकिन मैंने आपकी बात की कि जो तवातर था उसको तोड़ा नहीं।
तो मैं पूछना चाहूंगी कि हमसे आपकी क्या मुराद है? अगर हमसे मुराद सिर्फ मसीही हैं या माइनॉरिटीज हैं? क्योंकि माइनॉरिटीज तो नई नई दरियाफ्त हो रही हैं अब पाकिस्तान में। ये मेरा मुशाहिदा है कि जो पहले थी उससे वो नई नई दरियाफ्त हो रही हैं। और उसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या कानूनी महाज पर ये अमन और बाहमी एतमाद को बहाल करने की जंग लड़ी जा सकती है? अगर लड़ी जा सकती तो कैसे सर? ओवर टू यू। जो मैंने सवाल किया था हमसे मुराद वो स्पेसिफिक मेरे लफ्ज अपने लिए मसीहों के लिए इस्तेमाल जी ओके। अगर हम इसके स्टैटिक्स देखें आज तक, जी अगर स्टैटिक्स देखें तो इसमें जो है क्योंकि मुसलमान तादाद में ज्यादा और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अपनी जाती दुश्मनियां लेने के लिए मुकदमा दर्ज करवाए, तो उनको निकाल के अगर बाकी मिनॉरिटीज की बात करें ठीक तो मिनॉरिटीज में जो सबसे जिनके खिलाफ ये कहते थे कि अमीरों के लिए बनाया, तो सबसे कम मुकदमा कादियानियों के खिलाफ दर्ज और मुकदमात हैं वो मसीहों के खिलाफ दर्ज हुए। तो ये जो मेरा हम कहने का मतलब वो अपने आप कह रहा था, जी जो मसीही थे ये उनके खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप ये देखें कि इसमें जो है आज तक 1987 से लेकर पहला केस जो था वो मसीहों के खिलाफ हुआ, कादियानियों के खिलाफ नहीं हुआ। ठीक। अगर हम इसके स्टैटिक्स देखें तो अब तक अच्छा, मैं इस बात से तकरीबन आगाह नहीं थी। 2016 सीट 2016 के करीब जो है मुकदमात मसीहियों के खिलाफ दर्ज हुए आज तक, जबकि कादियानियों के खिलाफ दो अर्ज कर दिए। उन एफआईआर में अगरचे लोग ज्यादा है क्योंकि उन्होंने इसमें 298 किया है, तो उसमें जो था उन्होंने जो कादियानियों की एक एफआईआर में 100 शादी के कार्ड पे अगर बिस्मिल्लाह लिखा गया तो उन्होंने उनको पकड़ लिया कि आपने इस्लामी लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन मसीहियों के खिलाफ इंडिविजुअल के खिलाफ मुकदमा ज्यादा दर्ज हुए, ये स्टैटिक्स बताते हैं हमें, ठीक है जी। तो इसमें जो बनने वालों के अब तक 27 लोग जो है कत्ल किए जा चुके हैं मसीही, और कोई वजह नहीं है, कुछ भी नहीं है। फैसलाबाद में सिस्टर जी है वहां से, तो फैसलाबाद में दो जो भाइयों को कत्ल अदालत के अंदर किया गया, मंजूर मसीह और कोई वजह नहीं, जी नहीं मंजूर नहीं है। नहीं, उससे पहले अमजद पास्टर अमजद, ये अब की बात है, रिसेंट है, ज्यादा देर नहीं हुई। ओके ओके। ये तकरीबन 2 पास्टर पादरी साहबान थे, ओके उन्होंने एक एनजीओ बनाई और उसमें एक मुसलमान को पार्टनर बनाया, और जब वो काम उनका चल निकला तो उसने उस एनजीओ पे कब्जा करने के लिए उन पे मुकदमा दर्ज करवा दिया, और क्योंकि मुकदमा बोगस था बिल्कुल, उसे पता था बरी हो जाएंगे, लिहाजा अदालत ने उनको करवा दिया, कोर्ट में कत्ल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, बरी हो गए, सारा कुछ खत्म हो गया, ठीक। इसी तरह जो ताहिर इकबाल जेल में उसने बरी हो जाए, फिर उसके खिलाफ ही झूठा मुकदमा, सारे ही झूठे थे, लेकिन ये उन्हें पता था कि इन्होंने सेशन कोर्ट से भरी हो। इसके पीछे सारी स्टोरी जो है वो यहाँ प्रॉपर्टीज की है या पैसों की है, झगड़ा सारा ये है। अयूब मसीह का केस है, मशहूर केस है, सुप्रीम कोर्ट से भरी हुआ, और उसका घर उसी बंदे गया जिसने उस पर मुकदमा दर्ज करवाया, वो एक मोची था। तो सर फिर आप क्या सोचते हैं कि हम लॉ मेकिंग में कुछ ढूंढ सकते हैं कोई इसका हल? कोई ऐसे कवानीन बनाए जा सकते हैं क्या, हम मुतालबा कर सकते हैं? मुतालबा एक्चुअली है कि जो कानून है वो तो अपनी जगह है, उसके लिए खत्म नहीं होना, इस बात को हम जेल से निकाल दें, किसी तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि अब जो हुक्मरान है उनके बस की बात नहीं है। अब जो वो बात भी करते हैं तो बाहर मौलवी का प्रोटेस्ट करते हैं और उनसे डरते हैं। इसमें जो थी कानूनी बहुत से मामला थे, इसमें खासकर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में थी, उसको हमने आज तक कभी छेड़ा नहीं। एक बात बड़ी इसमें वाज़ेह तौर पे लिखी गई थी, अगर जानवे सी का मुकदमा, अगर वो मोहम्मद के खिलाफ बात करता है और उसका मुकदमा दर्ज होता है तो सब जानवे सी का, तो उसको एसपी रैंक का बंदा इन्वेस्टिगेट करे, और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो समझता है कि ये जेन्युइन है केस, तो वो पार्टी में और जिसने दरखास्त दिया वो उसका गवाह बन जाए।
तो ये प्रोसीजर में जो था लिखा हुआ है, लेकिन हम्म। प्रोसीजर को फॉलो किया नहीं जाता और इस पे हमने कभी आवाज बुलंद नहीं की। ओके। अभी ये जो, क्योंकि ये प्रोसीजर में है, एसपी रैंक का बंदा, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मौलवी उठता है, थाने आता है, उसी वक्त दर्ज होता है, क्योंकि आगे जो पुलिस वाला बैठा है उसे पूछने वाला कोई नहीं और उसके जी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद जी। प्रोसीजर में है कि अगर कोई बंदा साबित नहीं कर सकता तो उसके लिए सजा है, हम्म लेकिन जो बंदा 10 साल जेल में रहता है जब बरी होता है तो उसकी जरूरत नहीं होती वो उस बंदे के खिलाफ किसी किस्म की कोई दरखास्त भी दे सके, वो तो अपनी जान छुड़ा रहा होता है। तो सब और किसी ना किसी को आगे बढ़ना होगा कि इसके नहीं, लिए काम ये करे, बड़ी उसी की जरूरत अच्छी है। बात है, बड़ी प्रैक्टिकल बात है जो आपकी वसातत से अब जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको भी पता है, और नॉलेज जिसको कहते हैं ना कि पार है, तो हमारे पास ये ताकत आ गई है। अगर हमें ये पता चल गया है कि कोई बंदा जो 295C का केस कर रहा और वो एसपी रैंक का नहीं है, तो वी कुड प्रॉब्ली हम कुछ अपने रिसोर्सेज जिसको कहते हैं वो अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं कि ये कानून के ही खिलाफ कानून के रखवाले काम कर रहे हैं, सो देयर इज अ हाँ जी कैच बिल्कुल। फॉर देम। और इसी तरह 295A जो है वो भी डायरेक्ट आप दर्ज नहीं करवा सकते, उसके लिए जरूरी है कि जो डीसी है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पार्टी बने। जो प्राइवेट कंप्लेन, जो कोई भी बंदा प्राइवेट कंप्लेनेंट है वो जो है उसका गवाह बच जाएगा। तो ये चीजें हम फॉलो नहीं करते और ना इस पे कभी हमने आवाज बुलंद की है। नहीं सर, अभी ये आपकी वसातत से काफी लोगों को तो पता, ये और कानून जो है, मेरा ख्याल है इससे चेंज आएगा। इससे पहले कि मैं सिस्टर क्रिस्टीना की तरफ जाऊं फॉर हर सजेशन, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड टू दैट? मुझे सिर्फ एक चीज जो है वो इस पे बात करनी जरूरी मैं जी समझता हूँ जी जी जी। कि जब अगर हम देखें पीछे बाजी में जाएं तो 1947 में जब पार्टीशन हुई है जब पाकिस्तान, तो उस वक्त जो तादाद थी सेंसस के मुताबिक मसीहियों की तादाद 27% थी। और ये बड़ी ये बात है कि उसके बाद मसीही मुसलसल कम होते चले गए। जो 1952 में तो हम 3% रह गए, यानी 47 से 52 तक 27 से 3% रह गए। और अब जो 2018 में सेंसस हुई है उसमें 0.5%। और ये बड़ी तकलीफ से बात है कि 2018 की सेंसस जो है हमारी वजीर ने करवाई। तो इसको एथनिक क्लींजिंग कह लें सर, हमारा सॉफ्ट एथनिक क्लींजिंग हो रही है ये मैं समझता हूँ, ये मैं समझ मेरे हिसाब देखिए हम कुछ चीजों पे गौर नहीं करते। हुकूमती सतह पे जो अफराद अपने जाती तौर पे एक इंडिविजुअल जो है वो अगर किसी को जबरदस्ती करता है, जबरन करता है, तो वो मुझे समझ आता है उसकी शायद अकल नहीं काम करती, उसको इल्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे रियासती सतह पे हमें मुसलमान बना दिया जाता, हमें पता भी नहीं होता। अभी जब मैं यहाँ पे बेशुमार, मैंने पहले भी इस पर जिक्र किया था और इस पर हम काम भी कर रहे हैं कि जो हमारे जब शनाख्ती कार्ड बनते हैं जी जी तो बगैर हमारी पूछे खवातीन मजहब को लिख हम देते मुस्लिम हैं। लिख दिया जी, खवातीन को मुसलमान करते हैं, मर्दों को नहीं करते। हमारी खवातीन को, मैं मेरे पास उसका मतलब मेरे खानदान में ऐसी बात है। और मेरा छोटा भाई है वो क्रिश्चियन है, उसका बेटा क्रिश्चियन है लेकिन उसकी बेटी मुसलमान है। शनाख्ती कार्ड उनके मुस्लिम लिख दिया और वो जाते हैं, वो कहते हैं पहले जाके FIR में वो FIA में रिपोर्ट दर्ज करवाएं, फिर अदालत जाए, वहां से तो दे मेक इट सो डिफिकल्ट, अर्जी बनवा के लाएं। इतना मुश्किल कर दिया कि बंदा जी। सोच नहीं सकता उसे पैसे जमा करवाए करे। और उसका इतना लंबा प्रोसीजर है, कोई भी आदमी जो है वो टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता। अव्वल तो वैसे ही घबरा जाता है कि अदालत में जाऊंगा, FIA में जाऊंगा, वो उधर बैठा लेते हैं FIA वाले कि आपको क्या तकलीफ अगर लिखा गया। तो ये रियासती सतह पे जो है हमारी तादाद को कम करने के लिए हमें मुसलमान बना दिया जाता है, हमारी खवातीन को। ओके। अब जो ये कामरान माइकल साहब की सरबराही में मरदमशुमारी हुई 2018 में, उसमें 0.5%, और उसकी वजह यही है कि जो मरदमशुमारी करने वाले थे वो जानबूझ के हमारे लोगों को उनके नाम, जैसे मेरा नाम सलीम है, अगर मैं सिल्वेस्टर ना रख
तो सलीम को वो मुसलमान सलीम बना देंगे, बड़ी आसानी से। ओके। और वो फॉर्म हमें पढ़ने के लिए नहीं देते। जो टीमें आती हैं फौजी उनके साथ होते हैं, वो जल्दी जल्दी भरते हैं और वो कहते हैं ये और कोई रह गया, हम कहते नहीं और कोई, वो चले जाते हैं। और जब बाद में पता चलता तो हमारी शनाख्ती कार्ड बदले होते हैं। जी, तो अगर कोई तो यंग लोग सुन रहे हैं तो उनके लिए शायद ये चंबे की बात होगी कि ये जो नाम चेंज हो जाते हैं और या हमारी तादाद कम गिनी जाती है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो सियासी तौर पर, माशी तौर पर भी हम पे पड़ता है, हमारे कोटा सिस्टम पे पड़ता है, हमारे जितने नुमाइंदे होते हैं उनके काउंट पे पड़ता है। सो इट अफेक्ट्स एवरीथिंग जो हमारा काउंट है। जी, तो ठीक है, मैं सिस्टर क्रिस्टीना की तरफ वापस जाऊंगी। सिस्टर क्रिस्टीना, आपके लिए मैं पूछना चाह रही थी, अभी सजेशंस आप जो दे रहे थे कि हम कम्युनिटी लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्या हमारी तवक्कुआत है दूसरी कम्युनिटी से जिनके साथ हम काम करते हैं या गवर्नमेंट से, तो या और हम क्या कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में ताकि हम एक्सटेंड करें, इनिशिएट करें दैट मूवमेंट ऑफ पीस एंड म्यूचुअल हार्मनी। You got to unmute yourself, sister. No, you got, yeah, now it's done, yeah. इसमें मैंने प्रैक्टिकली जब से हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड बनाई है, ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, इसमें हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के साथ काम करते हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, और ज्यादा जो है वो उनकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। और हम जब उनके साथ दोनों को अपने ग्रुप्स में लेते हैं, दोनों के साथ काम करते हैं, जब वो दोनों इकट्ठे ईद मिलन पार्टी करते हैं, जब वो दोनों क्रिसमस पार्टी करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम जिन भी ऐसी कोई चीज कोई आपस में ग्रुप्स में हो, वो भी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि लोग अब एक दूसरे को समझते हैं, अब उनमें थोड़ी बर्दाश्त पैदा हुई है। अगर वो तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं तो वो साथ बाइबल मुकद्दस की तिलावत भी सुनते हैं। तो इस तरह से हम एक इस तरह की फिजा बना रहे हैं, लेकिन ज्यादा तो हम मजहबी चीजों को नहीं लेते, लेकिन हम कल्चरल चीजें जो उनको जोड़ती हैं लोग, तो हम उन चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। और खासतौर पे लोगों का जो रोजगार है, जब तक लोगों के पेट में रोटी नहीं पड़ेगी, लोग जो है वो बदअमनी का शिकार रहेंगे, वो चाहे घरों में है, वो जराइम बढ़े, चाहे कोई और सूरत हाल हो जाए। तो जब तक इस बेसिक नीड को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आप ये अमन मुआशरे में नहीं ला सकते। दूसरा ये है कि दूसरा एक और चीज है कि हमें गवर्नमेंट के अदारों के साथ हमें अटैच होना है, हमें उनसे फायदे लेने हैं। और ये भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि आप जब इन अदारों के अंदर जाते हो, आप अपनी अच्छी क्वालिटी, अच्छी खूबियां, अच्छा काम लेके जाते हो, तो लोग आपको वैल्यू देते हैं। और उसके जो है ये नहीं कि अभी हम कहें कि लोग हमारी सुनते नहीं, ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। हम नौजवानों में हम टेक्निकल एजुकेशन और उनके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी प्रमोशन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इसमें भी हम क्रिश्चियन मुस्लिम दोनों नौजवानों को लेते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, इकट्ठे सारी वो चीजें करते हैं। जब हम अदारों के पास जाते हैं, जब इस तरह की प्रैक्टिसेस उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो भी इनको बहुत ज्यादा ओन करते हैं। तो मेरा ये बहुत अच्छी आपकी जो है सजेशन, क्योंकि कहते हैं कि दुश्मन को खत्म करने का एक तरीका ये है कि उसे दोस्त बना लो। तो ये एक बड़ी बात है, हम घर बैठ के इंतजार ना करें कि कोई आए हमारे साथ दोस्ती करे, हम अपने आप को माइनॉरिटी होते हुए भी अपने दरवाजे, अपने रिसोर्सेस जो है वो जब शेयर करने के लिए ओपन करते हैं, तो देन हमारे लिए दूसरी कम्युनिटी में दोस्त पैदा हो रहे हैं। दैट इज ब्यूटीफुल, कैरी ऑन। एक और मैं चीज अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से करना चाहूंगी कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है जी। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई एक फोर्स जो है उसे काम नहीं करना चाहिए। हमें फैमिली लेवल पे अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, उनको अपनी वैल्यूज, अपनी चीजें बतानी है, ताकि ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन और ये जो चीजें आ रही हैं ये कम हो। हमने चर्च लेवल पे इन चीजों को देखना है कि कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। फिर हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो क्या इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट किस तरह पे हम प्रेशर ग्रुप बना के उन पे किस तरह से हम उनसे काम ले सकते हैं। और एक है कि रोल ऑफ मीडिया, हमारा मीडिया में हमें उसमें हमारी अच्छी चीजों को प्रमोट होने की बड़ी जरूरत है। ये चीजें अमन और हमआहंगी को और ट्रस्ट बिल्डिंग को जो है ये फरोग देती हैं।
तो मेरा बिल्कुल। ख्याल है जी। और आखिरी बात मेरी ये है कि हमें जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं पॉलिटिकल, उसमें हमें ये नहीं कि आखिरी दिन, हमें उनके साथ चलना चाहिए, उनके अंदर हमें एंटर होना चाहिए। जब हम अलग से अपने वो विंग बना के बैठ जाते हैं, माइनॉरिटी विंग, तो फिर हम साइड पे ही रहते हैं। हमें वो इकट्ठा उसमें देखा नहीं जाता। तो ये हमने एक कैंपेन चलाई थी, नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन की मैं मेंबर थी। हम 2013 में हम तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज के हेड से मिले थे। हमने जाके उनको बताया था कि इन पॉकेट्स में जो है वो माइनॉरिटी वोट ज्यादा है, इनमें हिंदू वोट ज्यादा है, इनमें क्रिश्चियन वोट इन जगहों पे ज्यादा है। बल्कि आदादोशुमार हमारे पास है, एक बुक पब्लिश की थी, हमारा ये पूरा एक डेलीगेशन था 10 लोगों का। तो हम तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज को मिले थे, हमने कहा था इन इलाकों में आप माइनॉरिटीज को जो है वो टिकट्स दे। तो वो अगर उसी चीज को हम और आगे बढ़ाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पत्थर पे भी पानी पड़े तो वो बिल्कुल सुराख हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इस तरह से एक करेंगे, और सबसे आखिरी के तालीम बड़ी जरूरी है। हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को अब निकलना होगा अपनी, अगर हमने कोई मकाम पैदा करना है, अगर हमने कहीं अपनी वैल्यू बनानी है इस मुल्क में रहते हुए, तो फिर हमें तालीम पे अपने बच्चों को बहुत आगे लेके जाने की, नौजवानों को आगे लेके जाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने इतनी सारी यानी कि मोती बखेर दी हैं, मेरे से समेटे नहीं जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूंगी कि आपने मुझे ये जो अपना पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुड यू बी काइंड इनफ टू ड्राफ्ट दोज, मुझे लिख के, या मैं प्रोग्राम के बाद आपके साथ 5 मिनट बैठ के लिख लूंगी। सो वी नीड टू कलेक्ट दोज, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है ये वेस्ट ना जाए और जितना हम लोगों तक इस बात को फैला सके। और जो आपने एक बात की है कि मास्लो की हायरार्की की जब तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तब तक हम आगे, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो हाईएस्ट बात है उस पर तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये है कि ये भी बात ठीक है कि हमें बहाने भी बनाने छोड़ने हैं कि ये चूंकि ये हो रहा है इसलिए हम दूसरों से मिलके काम नहीं करेंगे। तो खुदावंद ने आपको सर बनाया, सर उठा के चले और दूसरों के साथ मिलकर जो मौके हैं उनको हम जरूर सॉरी, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगी। आपकी तरफ वापस आऊंगी फाइनल थॉट्स के लिए। अभी हम जाएंगे प्रोफेसर इमैनुअल रिफाइल की तरफ। सर, मैं आपसे वही ये है कि आपने इतनी, आपकी गहरी नजर है इस सारे मामले पे कि कैसे ये चेंजेस आए, कब से ये हो रहे हैं। तो अभी आपसे दरखास्त है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हमें बताएं जिससे जो कम्युनिटीज हैं उनके दरमियान कुछ ट्रस्ट बिल्ड हो सके, कुछ आपस में हमआहंगी हो सके, एक दूसरे पे लोग एतबार कर सकें, करीब आ सकें। कैसे मुमकिन है एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पे? जी शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है, मुआशरे में सोशल स्टेबिलिटी जो है ना, वो डिपेंड करता है कि लेवल क्या है। ठीक है, मसलन अभी मोहतरमा ने एक जिक्र किया कि हमने नेशनल लेवल पे जाके वो जो नेशनल पार्टीज, सियासी पार्टियां हैं, उनके हेड को जाके बताया कि हमारे पास फला इलाके जो हैं वहाँ अक्सरियत है मजहबी अकलियतों की, तो अगर आप वहाँ उन्हीं अकलियतों को नेशनल और सूबाई असम्बली की टिकटें दें, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे पास वो अफरादी कुव्वत इस लेवल की है कि हम उनके साथ बराबरी पे बात कर सकें। चले फॉर एग्जाम्पल, हम बड़े फख्र से कहते हैं कि जी फलां मिनिस्टर भी, फलां प्रेसिडेंट भी, फलां प्राइम मिनिस्टर भी, फलां प्राइम मिनिस्टर भी, फलां जी मिनिस्टर भी हमारे क्रिश्चियन अदारों से पढ़े हुए हैं। इन्हीं क्रिश्चियन अदारों में आप बताएं कि आपके अपने कौन से क्रिश्चियन पढ़े हैं जिन्हें हम फख्र से कह सके कि फलां जो क्रिश्चियन यूनाइटेड नेशन में है, फलां क्रिश्चियन जो यूरोपियन यूनियन के फलां ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है और हमारे क्रिश्चियन अदारों से पढ़ा हुआ। क्रिश्चियन इदारों ने मुसलमानों, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज मुसलमान तो पैदा किए, लेकिन क्रिश्चियन इदारे कोई क्रिश्चियन पर्सनैलिटी पैदा नहीं कर सका जिस पे हम इंटरनेशनल तौर पे फख्र कर सके। ना कोई आइजैक न्यूटन आप पैदा कर सके हैं, ना कोई आइंस्टाइन पैदा कर सके। मैं तो फख्र आप पे भी कर रही हूँ और अपने आप पे भी, हम वहां से पढ़े हैं। लेकिन चले मैं नहीं पढ़ा, मुझे
मुझे नहीं पढ़ाया कैथोलिक स्कूल ने या अच्छा, कैथोलिक अदारे ने। सर नहीं, नहीं, मैं नहीं, मिशन स्कूल की पढ़ी हूँ नहीं, सर। मैं नहीं, मुझे नहीं, तो मैं ना मेरे बच्चों ने अच्छा, मिशन अभी आप स्कूलों ये में नहीं बताएं कि पढ़ा। क्या पॉसिबिलिटीज हैं सर, क्या पॉसिबल ये हो सकता है? पॉसिबिलिटीज ये है कि पहली बात ये है कि पॉसिबिलिटी होती है बराबर लेवल पे। बल्दिया में काम करने वाले का डिप्टी कमिश्नर के साथ कोई मुआवजा नहीं कर सकते। आप अपनी कम्युनिटी को डेवलप करें, आप अपनी कम्युनिटी को डेवलप करें। हालत आपकी कम्युनिटी की यह है, मैं आपको बताता हूं कि ये 4 दिन पुरानी बात है कि कोई बच्चा यहाँ पढ़ने आया था और उसका मसला हो गया था। यूके की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और उसे 3000 पाउंड चाहिए थे फीस जमा कराने के लिए। तो वो बंदा पागल होने के लगा था, क्योंकि उसको फीस जमा कराने के लिए हमारी कम्युनिटी से 20-20 पाउंड नहीं मिल रहे थे। अच्छा, क्या पॉसिबल है सर, ये मैंने पूछा है कि पॉसिबिलिटी क्या? ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें कुर्बानी सिखाता है। हकीकी मसीहत जो है वो कुर्बानी है। मेरे बच्चे अगर पढ़ गए हैं तो मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। मैं अगर किसी बहुत बड़े क्रिश्चियन खानदान से ताल्लुक रखता हूं तो मेरे लिए फख्र की बात नहीं है। फख्र की बात यह होनी चाहिए कि आपने कितने लोगों का हाथ पकड़ा है बहसियत यीशु मसीह के फॉलोअर्स, बहसियत क्रिश्चियन। हमें उन मिशनरीज को देखना चाहिए, हमें उन क्रिश्चियंस को देखना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए जो हमें जानते नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन वो सारी जिंदगी हमें वक्फ कर देते हैं। वो क्रिश्चियन जो हमें नहीं जानते, बगैर देखे हमें फंडिंग करते हैं, डोनेशन देते हैं कि ले जी आप पढ़ें और तरक्की करें। हम अपनी कौम के लिए क्या तरक्की कर रहे हैं? आप दूसरों के से क्यों तवक्को रखते हैं कि आपकी तरक्की में दूसरे पार्टिसिपेशन हो? जिन लोगों नहीं को खुदा ने तरक्की नहीं दे सर, दी मैंने है, तरक्की की बात नहीं की। मैंने चूंकि ये ईयर ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड पीस है, तो मैं आपसे चाहती थी कि जो पाकिस्तान में जो कम्युनिटीज हैं और जो हम यहाँ पर भी हैं, आपकी बात से साफ पता चल रहा है जैसे लाइक यू डोंट थिंक दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट amongst our community in UK. So how is it possible to build that trust? How is it possible? देखिए Is जी there बात anything ये, that we can do? मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं वही जी बात कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है वो कुर्बानी पे बेस करती है। जी बिल्कुल। मैं वही बार बार अर्ज कर रहा हूं, ठीक है। अपने रिश्तेदारों के बच्चों को अगर आपने 200 पाउंड या 100 पाउंड दे दिया तो आपने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया। खुदावंद यीशु मसीह के देने का मतलब है कि तेरा दायां हाथ दे तो तेरे बाएं हाथ को पता ना चले। ए, रिश्तेदारों को जो आप पैसे देते हैं वो आप अपने शरीके को देते हैं और अपने शरीके को सुनाते हैं कि जी मैं ਤੁਹਾਡੀ मदद की सी। सर मैं तो बड़ी ही रिस्पेक्टफुली आपसे डिसएग्री करूंगी, क्योंकि जी बाइबल में लिखा है कि आप यरूशलेम से शुरू, यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, तो फिर दुनिया के तहा तक जाएं। जो बंदा अपने घर वालों की मदद नहीं कर सकता, मेरा नहीं ख्याल वो बाहर किसी की करेगा। जो तो अपने आई घर थिंक वालों इट्स अ की गुड आप, दैट जी चैरिटी आप बिगिंस अपने एट घर होम की, बट हाँ डजंट जी, स्टे देयर। हाँ जी, आप अपने घर वालों की मदद करते हैं 200 रुपए, 200 पाउंड की, लेकिन अब जब खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे आप चैरिटी करेंगे ना, वो होगी 10 पाउंड की। वो 10 पाउंड ढूंढे कि वो 10 पाउंड किसको देने हैं आपने। आप मेरी बात ठीक, को समझे कि जी जी वो बिल्कुल। 10 पाउंड, दो 10 पाउंड जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे आपने देना अपनी कौम के नाम पे। यहूदियों जी से सीखिए, आगा खानियों से सीखिए, जी अहमदियों से सीखिए कि बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उन्होंने आप। अपनी उन्होंने अपनी कम्युनिटी कैसे डेवलप की है। वो जो जी वो जो 10 पाउंड है ना, $10 है या जो $20 है, हम्म, वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पे किसको देने हैं आपने? उस पे एग्जैक्टली गौर कीजिए, उस पे गौर कीजिए। जो ठीक बात है, मैं वो, आपकी समझी हूँ सर, हाँ, वो आप ये कह रहे हैं कि हमें कम्युनिटी बिल्ड करने की जरूरत है। और ये एक मतलब मैंने एज ग्रोइंग अप मैंने ये एक देखा है कि जिस तरह अगर घर में किसी बिल्डिंग का काम होना है, तो वी ट्राई टू फाइंड समवन अराउंड क्रिश्चियन कम्युनिटी, कि अगर किसी को तो बुलाना है तो अगर हम उनको बुला लें, तो इस तरह कम्युनिटी, दैट्स हाउ ज्यूज डू। मुझे पता है यहाँ पर भी अगर एक घर का काम है, उसमें बिल्डर भी जो होगा वो ज्यू आएगा, उसमें प्लम्बर भी ज्यू आएगा, तो दे बिल्ड कम्युनिटी लाइक दैट। उसके आगा अलावा, खानियों का मुझे पता हाँ, नहीं है यही है, मॉडल क्या बिल्कुल है। यही है, बिल्कुल जी यही जी है। आप आगा ठीक खान है। हॉस्पिटल तो चले जाएं, आप आगा खान इंस्टीट्यूट में चले जाएं, जी आपको कोई वहां मतलब आपको 90 से 95% आगा खानी मिलेंगे, ठीक है। जी बोहरियों के दारों में चले जाएं, आपको वहां भी यही मिलेगा। अहमदियों के चले जाएं, आपको वही मिलेगा। ज्यूश के आप चले जाएं, वही मिलेगा। जी हमारे इदारों में चले जाएं, आप हमारे इदारों में आपको 90% जो है ना गैर क्रिश्चियन
स्टाफ मिलेगा, ठीक है। जी उसकी वजह यह है कि हमने कभी अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक ठीक है। सर, मैं आपका जो मैसेज ले रही हूँ वो ये है कि वी नीड टू फाइंड अ मॉडल वेयर वी कुड बिल्ड आवर कम्युनिटी। और जैसे कि वो है कि अगर आपने 10 रुपए खर्च करने हैं, चाहे आपने अपनी मदद के लिए ही करने हैं, अपने घर में नल ठीक करवाने के लिए करने हैं, तो फाइंड आउट समवन दैट प्रोबब्ली यू कैन get your thing fixed and help the community as well. So think in a new perspective. Is that so? सिस्टर जी, मैं Yeah? एक जुमला मुझे कहने जी दीजिए, जरूर जरूर एक बोलिए। जुमला कहने दीजिए मुझे, मैं फिर दोबारा कहूंगा। जी आप जो अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी कर रहे हैं या जो उनकी मदद कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। आप अपनी आमदनी के 10 पाउंड 20 पाउंड निकालिए और अच्छी तरह गौर करके देखिए कि मैं वो किस ऐसे क्रिश्चियन इदारे को या क्रिश्चियन कम्युनिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को दूं जो मेरी कौम को डेवलप कर रहा है, ठीक है। आपको अपनी कौम को बिल्ड करना है। अब वक्त गुजर गया, मैं पिछले 25 सालों से यही सुनता आ रहा हूं कि जी हम मर गए, हम लूट गए, हमें खा गए, हमें जी लूट लिया, हम तबाह हो गए। ओ भाई, हम तबाह तो हो गए, हम लूट भी लिया, हम खुद लूटने वालों में शामिल हैं, हम खुद लूटे हैं, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा काम हम कर सकते हैं कि जो लुटे हैं हम उनकी मदद कर सके, ठीक है। हमें ये तो नजर आता है कि हमारे इदारे लूट लिए। ओ भाई, आपके इदारे जो आपके पास अब हैं, आपके इदारे जो अब मौजूद हैं, जो आपके अपनी कम्युनिटी की जरूरत है, वहां आपका अपना पार्टिसिपेशन क्या है, ठीक है। राइट। अब मिशनरी पे छोड़ दे, अब खुद करें जो करना है। ठीक है, मैं आपके फाइनल थॉट्स के लिए आऊंगी आपके पास। मैं वॉटसन भाई के पास जाऊंगी। वॉटसन गिल साहब, सर, बड़ी ये क्योंकि ट्रस्ट का है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, तो अमन तो चले हमारी जो भी छोटी हकीर कोशिशें होती हैं हम करते रहते हैं, मसीह अमन पसंद कम्युनिटी है। लेकिन जो ट्रस्ट का इशू है सर, वो मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं आपकी काम को देखती हूँ, और बहुत दफा पाकिस्तानी मसीहों को मिसट्रस्ट होता है बाहर के मसीहों के ऊपर। तो लेकिन हम देखते हैं कि आप यहाँ पर और आप जैसे बहुत सारे साथी, प्रोफेसर रफाइल और बहुत सारे और साथी हैं जो इसमें हमेशा बड़े जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो सर, बिल करें इस 2021 में। अच्छा, आपकी आवाज कट गई थी, मैं आखिरी हिस्सा नहीं समझ सका हूँ। जी, मैं ये कह रही हूँ कि क्योंकि जो ईयर 2021 है, दैट इज द ईयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो हम कैसे, सबसे पहले तो अपने घर से अगर हम स्टार्ट करें ना, जैसे मैं बात कर रही थी प्रोफेसर इमानुअल साहब से भी कि चैरिटी बिगिंस एट होम बट डजंट स्टे देयर, बट इट नीड्स टू बिगिन एट होम। सो पहले हम जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटीज है और पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी और जो बैक होम है, उनमें सर कैसे ट्रस्ट डेवलप करें। आपका इतना तजुर्बा है, आप बहुत दफा, मुझे पता है कि आपकी मतलब हर्टफुल फीलिंग्स का भी सामना करना पड़ा, तो हाउ डिड यू प्रपोज कि ये कैसे हम म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड कर सकें? शुक्रिया इस बड़े कीमती सवाल के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले, जैसे कि आपने कहा कि हमको अपने घर से शुरू करना है जी, मैं आपको छोटी सी एक मिनट की कहानी सुनाता हूँ। हर न्यू ईयर की नाइट को आपने देखा है कि यूरोप में, कनाडा, अमेरिका पर हम कितने पैसे खर्च करते हैं फायरवर्क के ऊपर, वो पटाखों के ऊपर। तो मैं काफी सालों से देख रहा था कि हालांकि मेरी बेटे नहीं है, बेटियां हैं, लेकिन दोनों शादीशुदा बेटियां, उनके शौहर वो अच्छे खासे पटाखे खरीदते थे, और मेरी जो बेटी अभी 15 साल की है, उसके लिए मैं पटाखे खरीदता था। और जब हम 11:30 बजे तैयारी कर रहे होते थे, तो मैं कैलकुलेट करता था कि ये कम से कम 600-700 यूरो के पटाखे मेरी बेटियों ने खरीदे, 150-200 मैं अपनी बेटी के लिए, सब शौक से, और 2-2.5 घंटे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जब फाड़ के पटाखे शटाखे यूज करके जब हम घर में आए नाइट को, तो मैं बैठा हूँ, अपने बच्चों को बिठाया, और उसके बाद फिर मेरी छोटी साली, उनकी भी फैमिली के बच्चों को, सबको मैंने बिठाया, और मैंने उनसे एक बात की। मैंने उनको ये कहा कि आप जरा कैलकुलेट करें कि ये जितने पटाखे आप लोगों ने जलाए हैं यहाँ पर 1-2 घंटे में, इससे कम से कम 35 से 40 पाकिस्तानी खानदानों के 1 महीने का राशन। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा कोई 1 लाख 1.25 लाख
तो अगर हम 5-5 हजार का भी एक फैमिली को राशन देते हैं, वो अच्छा वो हैरान हो गए। इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं आपके 3 साल हो गए मेरे बच्चे, मेरी फैमिली जो है वो हर साल वो पटाखों वाले, मैंने उनको ये नहीं कहा कि आपने करना नहीं है, मैंने उनको कहा करें, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, हमने भी की, आप भी करें, लेकिन जहां आपने 100 रुपए के पटाखे चलाने वो 25 रुपए साइड पे करने। 3 साल हो गए, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, यहोवा पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि 3 साल हो गए मेरे बच्चों ने कोई पटाखे नहीं चलाए, और हर साल क्रिसमस वाले महीने में मेरी फैमिली की तरफ से फूड पैकेट जो है वो करते हैं। और उसके बाद फिर इसी चीज को करते हुए कुछ दोस्तों ने देखा, फिर ओपीसीए में मैंने ये बात की, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया, और खुदावंद के फजल से अब ये वो बात है कि जो मैं अपने बच्चों को समझा पाया, और उसके बाद फिर मैंने अपने लोगों को बताया कि यार हमें ये देखना है क्रिसमस का, चलिए क्रिसमस का तो एक मौका है, हमें अपनी कम्युनिटी को नजरिया देना है। हमारी कम्युनिटी के पास नजरिए की कमी है, उनको पता नहीं है कि कहाँ जाना है। हम सारे अपने भैंसों बासे में रहते हैं, हर आदमी की सिमत फर्क है, कोई लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कोई राइट है, कोई इस जा रहा है, कोई उसमें जा रहा है। अच्छा, हमें अपनी कम्युनिटी को नजरिया देना है। इसकी एक आपने आपने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक आपने की है द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। कभी कभी हम बगैर सोचे समझे एक रवायत को बरकरार रखते हैं, जब हमें रियलाइज हो जाए कि वो गलत है, उसी वक्त मुड़ जाने में कोई शर्म नहीं है, तो थिंग्स कैन बी चेंज। और दूसरी बात आपने की है लीडिंग बाय एग्जाम्पल, कि आप पहले करें फिर दूसरों को कहने वाले आप बन सकते हैं। और तीसरी आपने बात की है छोटे पैमाने पे अपने घर से आप स्टार्ट करें तो आप फिर दूसरों को। तो या सो भाई पहले अगर आप आगे जाने से पहले ओपीसीए के मुतालिक भी बताएं, मेरे से ये मिस हो गया है, आई डू नॉट नो द फुल फॉर्म ऑफ ओपीसीए। ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस, ये हमने बनाया है, और हम यूरोप में अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारा ये हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रह के जो लोग काम करते हैं, हमने खुद भी पाकिस्तान में रह के बहुत कुछ किया है, भूख हड़तालें की हैं, शोर डाला है, उसके बाद फिर हम यहाँ आए। अब हमने लोगों को इकट्ठा किया है कि यार जो यहाँ के अदारे हैं, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है या जेनेवा में यूनाइटेड नेशन के दफातर हैं, वहां पर हम आवाज बुलंद करते हैं, और हम उनको कहते हैं कि पाकिस्तान में मसीहों के साथ जो कुछ हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत को हमारे लोग समझा कर थक गए, हम जाकर शोर करते हैं, हमारे नुमाइंदे जो हैं वो आपने देखा कि वो सिलेक्टेड है, वो वहां कोई वोटिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि जिनसे लोग पूछ सकें। तो जब हमने ये देखा है, और दूसरी तकलीफ ये होती है कि वही हमारे जो मोहतरम एमपीएस एमएनएस हैं वो यूरोप में आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई तफरीक नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होती है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में मसीहों के साथ, गो के दूसरे कौमों के साथ भी, लेकिन हम चूंकि मसीहों की बात करें तो पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं, और बदस्तूर बुराई की तरफ जा रहे हैं। जहां मैंने बताया कि हम पहले कुछ बेहतर थे, अब आहिस्ता आहिस्ता हालात मजीद खराब हो रहे हैं। उस वाले से इसके लिए प्रोफेसर साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट दिया था कि अपने मुल्कों में जैसे भी हो, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो हमारी मुस्लिम बहन भाई जो है वो कहते हैं कि वो सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं। तो वो ही हम ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, जब हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ वो चाहते हैं तो वहां पे भी वो। जी भाई कैरी ऑन, आप जो बात करें। अब पता क्या, यहाँ पर हम जब यूरोपियन पार्लियामेंट में जाते हैं और उनको बताते हैं कि पाकिस्तान में ये हालात हैं, तो फिर वो पाकिस्तानी हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं। हमने जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवाया। अभी हम ये कोरोना की वजह से थोड़ा वो हो गया, नहीं तो हम फैटफ के हवाले से भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकते थे, क्योंकि हमने प्लानिंग की हुई है आगे। जीएसपी की भी थोड़ी तफसील दें, और दूसरे फैक्टर्स की मुझे बिल्कुल पता नहीं है, आप थोड़ी सी तफसील ऐड करें प्लीज। देखिए, जो जीएसपी प्लस स्टेटस है, ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उस पर यूरोपियन मंडी जो है, यूरोपियन मार्केट जो है, उसमें वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। कुछ परसेंट उनको टैक्सेस जो है फ्री हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो 2014 में हमारी मीटिंग थी, यूरोपियन पार्लियामेंट के कुछ लोग थे, खुदावंद की मेहरबानी से मैं भी उस मीटिंग में शामिल था। तो मैंने एक बात की थी जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से। तो उसके बाद फिर यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर है मिस्टर पीटर फन डालन, शायद आप जानती होंगे, मिस्टर पीटर फन डालन ने वो नोट किया, फिर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, यूरोपियन पार्लियामेंट में इस बात को उठाया कि हम मशरूत करें पाकिस्तानी हुकूमत को कि आप अकलियतों के हवाले से अपनी पॉलिसीज बनाएं, और अपने यानी जो कुछ वहां पर हो रहा है आप इग्नोर ना करें। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आज
अगर आज भी हुकूमत पाकिस्तान कोई पॉलिसी बनाए मसीहों की प्रोटेक्शन के हवाले से, तो मुझे ये लगता है, शायद मैं गलत हूँ, मुझे ये लगता है कि उसको, उसके जो फ्रूट है, उसके जो असरात हैं, हम तक 20 साल लगेंगे पहुंचने में, क्योंकि ये नफसियाती चीजें हैं, ये बिल्कुल इसको समझने की जरूरत कह है। रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हम अपनी कम्युनिटी को नजरिया दें। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ, अभी आरजू का केस हुआ, आरजू के केस में या हुमा के केस में या हमारी बेटियां बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है, हम जब लोगों को कहते हैं कि वहां पर अपनी आवाज बुलंद करें, बाहर निकले, शोर डालें, तो आपको हैरत होगी कि अफसोस के साथ हमें वहां पर ये बताया जाता है कि जी वो गड्डियां से कराया दो जी, लोगों ने बाहर करना है, और जी वो कुछ खाने का भी इंतजाम होना चाहिए। तो शर्म आती है कि यार हम अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों की उसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमें ये देना है। तो मैं तो बहरहाल इसके सख्त खिलाफ हूँ। हमें लोगों को नजरिया देना है, उनको समझाना है कि उनके राइट क्या है, और जब तक हम नजरिया नहीं देंगे, हम जब तक उनको नहीं बताएंगे, तब तक यही होता रहेगा। हमारी कम्युनिटी मुंतशिर है, एक हजूम है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, कराची वाले क्रिश्चियन, पंजाब वाले क्रिश्चियन, ये बहुत अजीब सूरत हाल बन गई है। हम सोच रहे होते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ओपीसी के लोग कहते हैं कि यार अगर आप लोग काम कर रहे हैं, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। आपको हमारे से पीछे नहीं चलना, कोई बात नहीं, आपको हमारे साथ नहीं चलना, कोई मसला नहीं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन कौम को इकट्ठा करें, कौम को नजरिया दें, जो सबसे अहम चीज है। बाकी हम लड़ते रहेंगे, कब डालते रहेंगे, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। जी, वॉटसन गिल साहब, आपकी कॉल है एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म की, साथ ही हमारे साथ जो सलीम सिल्वेस्टर साहब हैं, उनकी तो कहते हैं ना उम्र बीती है इसी दश्त की सयाही में, तो वो उनकी सारी उम्र इसी में है, एक बड़ा ही रिस्पेक्टेड नेम है। फिर एजुकेशन में हमारे साथ सिस्टर क्रिस्टीना है, प्रोफेसर इमैनुअल है, और मेरा खुद भी जो कॉल है वो ज़्यादा आई बिलीव इन द पावर ऑफ एजुकेशन। तो फिर भाई जो आफ्ताब हैं, वो मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया है या अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके थ्रू, तो हम सबकी कॉल्स अलग अलग हैं। और मैं इस बात को जरूर कहती हूँ कि अगर आपकी कॉल दूसरे से डिफरेंट है, इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है। हमें जरूरत है मिन हैसुल कौम कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। और एक अगर ठीक है, अगर आपकी, मेरी कॉल नहीं है पॉलिटिकल, जिस तरह मैं बहुत सारे एहतजाजों में, पुरअमन एहतजाजों में शामिल हुई हूँ, बट लेटर इन द लाइफ आई थॉट दैट्स नॉट माई कॉल, माई कॉल इज समथिंग एल्स, इट इज फाइन, आई डोंट हैव टू रिजेक्ट योर कॉल फॉर दैट, यू नो। अपनी कॉल को फॉलो करने के लिए मुझे आपकी कॉल को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं, हम म्यूचुअली भी आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि मुझे देखिए, हमें टारगेट जो है वो फिक्स करना है। ये आपकी बिल्कुल बात में मैं एग्री करता हूँ कि मेरे लिए बल्कि बड़ी फख्र की बात है, प्रोफेसर साहब हैं यहाँ पर, सिस्टर यहाँ पर, आप लोग, यानी तालीम के हवाले से जो कि बुनियादी चीज है हमारी कौम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, तालीम के बगैर आगे नहीं हम बढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा वो है। लेकिन अपने अपने जो हमारे काम है, हमारे जो मकासद है, उनको लेके भी हम टारगेट रख सकते हैं। टारगेट हमारा एक होना चाहिए, यार हमें करना क्या है। हम अगर स्कूल से निकलते हैं तब हमने किधर जाना है, हमने, हमारा ट्रैक क्या है, उस ट्रैक पर बैठाने की जरूरत है अपनी कौम को कि यार ये ट्रैक है भाई। अपने लोगों को एक मसीहत के, तो मसीही तालीम के हवाले से भी और एक कौमी हवालों से भी उनको एक जज्बा देना, हमने एक टारगेट देना। यार अपने, हम ये भी नहीं कहते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम तो खुदा ना खास्ता कुछ करेंगे, हमारा मुल्क है, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये मजहबी हम आहंगी के हवाले से मैं बड़ा, मेरे लिए सरदर्द होती है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि मजहबी हम आहंगी उस वक्त जरूर हमें मजा करेगी जब मेजोरिटी की तरफ से होगी। हमारे क्रिश्चियन जो लीडर्स हैं वो मजहबी हम आहंगी का, इंटरफेथ हार्मनी का शोर करते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी के दोस्त हैं उनको भी इसमें शामिल होना चाहिए। ये जरूरी चीजें हैं लोगों को बताने की कि यार हमने कहाँ चलना है। लेकिन भाई जी, इंटरफेथ हार्मनी की बजाय जो इस साल का हमारा थीम है वो है कि हम माशरती हमांगी, जिस तरह सिस्टर क्रिस्टीना पीटर ने भी कहा है, व्हाई डोंट वी गो फॉर, क्योंकि हमारा मजहब डिफरेंट है लेकिन और इतनी सारी चीजें हमारी कॉमन है, हमारी माशरत एक है, कल्चर एक है, तारीख एक है, व्हाई डोंट वी यू नो get together on those points which are mutual। हमारा आर्ट, हमारा जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, हमारा फूड है, तो यू नो आप अगर आप बिठा देंगे तो
खाने के टेबल पे तो आप कभी भी जो है ना वो चिकन एंड चिप्स की तरफ कम जाएंगे अगर बिरयानी सामने हो तो व्हाई डोंट वी सी दैट स्ट्रेंथ देयर। अच्छा, अभी लास्ट में आई वुड लाइक टू कम टू एवरीवन starting from Sister Christina, then Brother Slim Sylvester. 30 seconds final thoughts, then Professor Saab, and then Watson Gill Saab. Sorry, excuse me. Sister Christina, you need to unmute yourself, please. Unmute. Yeah. यस जी, फाइनल ये है कि पीस और ट्रस्ट के साल में हमें एक तो अपने अदारों पे, अपने लोगों पे एक और आपस में पहले हमें यूनिटी और ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। अगर हम एक दूसरे पे इसी तरह ये कहते रहे कि फला नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो शायद इस तरह से कोई मंजिल ना पा सके। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे भाई बात कर रहे थे कि अभी 5% कोटे के बाद जो अच्छी जॉब्स पे गवर्नमेंट के अच्छे डिप्टी कमिश्नर तक हमारे क्रिश्चियन नौजवान गए हैं, और वो जब इस लेवल पे हैं तो उससे वाकई फर्क पड़ रहा है। और हमें होप इस पीस, ट्रस्ट और होप भी हमें रखनी है, और हमें मिल के जो है अपनी जो पाकिस्तान में हम जो काम कर रहे हैं हमें उसे हमें नेगेटिव नहीं, हमें इसको पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ना है। थैंक यू। बिल्कुल, खुदा के फजल से। थैंक यू जी। स्लीम सिल्वेस्टर साहब, फाइनल थॉट सर। मुझे माजरत के साथ थोड़ा टाइम जाना चाहिए। मैं आप दो बातें जरूर करना चाहूँ। ले सर, आप सबसे सीनियर हैं, आप ले टाइम। मैं दो बातें जरूर करना अभी दो बातें। एक तो क्रिस्टिना साहबा ने मजहबी हम आहंगी के बारे में और माशरती हम आहंगी के बारे में बात की, तो उस पे मेरे जो मेरा मुशाहिदा यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम उनके साथ ईद मिलन पार्टी जैसी कुछ चीज, फेस्टिवल मनाते हैं, तो हम उन्हें अपने पास मुदाऊ करते हैं, उन्हें अपने घरों में, अपने इलाकों में, अपने अदारों में, अपने चर्चिज में बुलाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कभी हमें अपने मदाऊ नहीं किया। जरूरत इस बात की है, अगर हमने उस पर बराबरी पे आना है, हम ये चाहते हैं कि हम आहंगी बढ़े, तो फिर हमें उन्हें ये सिखाने की जरूरत है। दूसरी बात, अभी वॉटसन गिल साहब ने एक बात की जो यहाँ पे पाकिस्तानी मसीह होते थे, उन्होंने कहा कि आरजू राजा केस में और दूसरे केसों में वहां पे हमने उन्हें कहा कि प्रोटेस्ट करें, और उन्होंने कहा कि हमें पैसे चाहिए। तो वॉटसन गिल साहब, सारी बेड़े खाते जगह होती है, आपके वहां भी हो। यहाँ पे हमने साथी तौर पे हमारे यहाँ पे जो, मैं जहानाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं है, उसके बावजूद हम पिछले 6 माह से मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, हमें ऊँट जाते हैं, 22-23 किलोमीटर चल के जाते हैं। मैं खुद आरजू राजा केस में कराची जाता रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं जाता रहा, 9 से हम कुछ लोग। यहाँ से कराची जाने पे एक बंदे का 10,000 रुपया खर्च आता है, अगर ट्रेन पे जाए तो। हम अपने उन पे जाते रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम मांगते नहीं है किसी से। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग हैं जो इसी आड़ में अपना बिजनेस चलाते हैं। बिल्कुल, उसमें सारों को नहीं बुलाना चाहिए। मुझे ये बात हर्ट मैं हूँ इस बात से। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल उनका ये मकसद होगा। कौन इनकार कर सकता सर आपकी खिदमत से, और जैसे बतेरे बहुत से हैं। हम लोग नहीं, मैं अपनी बात, मेरे जो अभी नौजवान बच्चे हैं उनमें बड़ा जज्बा है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि यहाँ पे अदारा यूसीएच, यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल है लाहौर में, बड़ा कदीम है, 1960 में बना था जी, और बर्बाद हो गया था, बंद पड़ा हुआ था। लास्ट ईयर हमने 29 मई को फैसला किया कि हमने इसे बहाल करना है, और आप यकीन करें अभी हम 5 फरवरी को उसके एक सबसे बड़े वार्ड की 236 बेड का वार्ड है, उसकी हम ओपनिंग करने लगे। मिशन ने कोई पैसा नहीं डाला, इसमें मेरी मसीही कम्युनिटी ऑल ओवर द ग्लोब, सारी दुनिया से मसीहियों ने इसमें हिस्सा लिया। हमने वहां पे ओपीडी बहाल कर दी है, रेनोवेशन किया, और उसको
एक स्टैंडर्ड के मुताबिक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जी। अब ये वार्ड तामीर हो गई है, नीचे इमरजेंसी तामीर हो रही है, और इस सारे काम में किसी ये अदारे ने या किसी जज से या किसी गैर मुल्की से हमने अमदाद नहीं ली। ये इंडिविजुअल है जो बाहर हैं, जो यूसीएच में काम करके गए हैं, काम सीख के गए हैं, सारी दुनिया में फैले हुए हैं, वो पैसे भेज रहे हैं। यहाँ से जो लोकल पाकिस्तानी मसीही हैं वो पैसे भेज रहे हैं, और यूसीएच जो है, अगर आप देखें, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है सर जो आपने दी है, क्योंकि हम पे कर्ज भी है ना इन अदारों का। बिल्कुल, इन अदारों का कर्ज है। हम सिर्फ इल्जाम तराशी ज्यादा करते हैं कि अदारे बर्बाद हो गए, फलाने कर दिया। हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते, हमने कभी उन्हें ओन किया नहीं। अब कम्युनिटी ने करना शुरू कर दिया, और आप देखेंगे कि किस तरह लोगों में चेंज आती है। जहां तक यहाँ पर पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ हमें रहना है, उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन हमें अपनी एक बड़ी कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जो हमारे यहाँ पे लोग मजहबी आमांगी में काम कर रहे हैं, कि हम हमेशा उन्हें अपने इदारों में ना बुलाएं, और कम अज कम जो लोग हमारे साथ हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, उन्हें कम अज कम एजुकेट करें कि आप कभी हमें भी अपने इदारों में बुलाएं। तो मायूस नहीं है हम, बेहतरी आएगी। ये साल जो है अनाउंस किया गया कि अमन का साल होना चाहिए। मुश्किल नहीं सर, अगर कोई उम्मीद ना होती तो आप सारी उम्र सरगम रहे हैं बगैर किसी उम्मीद के, तो इतना मुतहर्रिक रहना मुश्किल है ना। तो आपको देख के हमें भी इंस्पिरेशन है कि बेहतरी आएगी। हाँ जी, बिल्कुल बेहतरी आएगी। तो बराए मेहरबानी जो है इस पे हम एक थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू टू सर। मैं प्रोफेसर साहब की तरफ जाऊंगी सर। लास्ट थॉट्स सर, यू गॉट टू अनम्यूट योरसेल्फ। उसके बाद वॉटसन भाई लास्ट कंक्लूडिंग थॉट्स 30 सेकंड्स प्लीज। 30 सेकंड में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने इंस्टीट्यूट्स जो हैं आप उसको ओवरऑल चेक करें, उसकी इस्लाह की जरूरत है। आपके इंस्टीट्यूट आपका घर है, आपके संडे स्कूल हैं, आपके इदारे हैं, आपके स्कूल हैं, आपके चर्च हैं, उसकी इस्लाह की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि जो टैलेंट है उसे कोई रोक नहीं सकता। भुट्टो आ जाए, ज़िया-उल हक आ जाए, या कोई और आ जाए, या इमरान खान आ जाए, जो टैलेंट है, जिसने मेहनत करनी है, जिसने स्ट्रगल करनी है, जो मोटिवेटेड बंदा है, जो डेडिकेटेड बंदा है, ठीक है, वो रुकता नहीं है। आप मिस दास को गोजरा से उठाकर कहीं भी पहुंचा दें, लेकिन उसने लंदन पहुंचना है तो उसने पहुंचना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपने जिस बेटी को या जिस बेटे ने जिसने तरक्की करनी है उसे कोई रोक नहीं सकता, बशर्तिया कि वो डेडिकेटेड है। हाँ, हम और आप मिलकर ये कर सकते हैं कि एक ही जगह शायद 10 या 100 बंदे भी उस लेवल के तैयार कर सकते हैं अगर हम उनका साथ दें। बहुत सारे हमारे इंतजार में हैं, चले मिलकर कोशिश करते हैं कि जिस तरह हमने तरक्की की है कोई और भी तरक्की करे, क्योंकि याद रखें कफन में जेबें नहीं होती हैं और कब्र में तजोरियां नहीं होती है। तो जो कुछ भी है यही रह जाना है, साथ आपके सिर्फ वो नेकियां और आपके अमाल जाएंगे जो आप दूसरों पे करेंगे, और यही खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज है। थैंक यू। बिल्कुल, कलाम में ये है कि अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करो, तो आई एग्री। थैंक यू सर। वॉटसन गिल साहब, फाइनल थॉट सर। हाँ जी, फाइनल थॉट के साथ ही मैं तो मौके का फायदा भी उठाऊंगा जी। मैं बल्कि चूंकि बहुत सारे मोतबर दोस्त जो है वो यहाँ पर मौजूद है, हम अदारों की बात करते हैं पाकिस्तान में। सिस्टर क्रिस्टीना जो है यहाँ बैठी हुई, फैसलाबाद का एक स्कूल जो है उसके प्ले ग्राउंड के अंदर कुछ कुएं, वाटर वेस्ट को कुछ कुएं जो है वो खोदे गए, और वहां पर उनकी जो बदबू, वहां बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं, और उसके बाद उसके जो कंप्रेसर से वो पानी के वो शोर का वो था, और इसके बाद उसके ऊपर बड़ी लड़ाई रही है, जंग रही है उसको वो हटाने के लिए। अब उस पर
हम ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस, जो कि उस स्कूल के जो करता उन्होंने हमसे भी राब्ता किया, हम उन इश्यूज को लेकर जा रहे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में भी और दीगर अदारों में भी, कि ये है वो चीजें जिनका हम कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो 1500 बच्चों का स्कूल है। मैंने पूरे यूरोप